आज की कहानी राजस्थान से है। राजस्थान के एक जिला है कोटा। कोटा से एक दिन एक वीडियो वायरल होती है। वहाँ का सुधा नाम की एक हॉस्पिटल है, वहीं पर वीडियो बनाने वाले ने एक वीडियो बनाया और बाकायदा एक डॉक्टर साहब की फोटो भी लगाई और वीडियो में बताया गया कि गौर से देखिए इस डॉक्टर को जो इलाज के नाम पे लोगों की किडनियां निकालता है और बेचता भी है। और जब ये मैसेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग साइटों पर वायरल होती है, तो देश भर में हड़कंप सा मच जाता है। एक तरफ जहां डॉक्टरों के ऊपर लोगों की विश्वास था, तो दूसरी तरफ लोगों की भरोसा टूटता है और अब लोग उस हॉस्पिटल में जाने से डरने लगे, कतराने लगे। फिर इसका फैक्ट चेक किया जाता है और पुलिस उस व्यक्ति यानी उस डॉक्टर की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार यह व्यक्ति 29 जुलाई 2020 को दिल्ली में पुलिस के हाथों चढ़ जाता है। कई महीनों के बाद यह डॉक्टर पुलिस के गिरफ्त में आता है। फिर पुलिस इसका अतीत में झांकती है और इसकी हिस्ट्री खंगालती है, तो वाकई बहुत डराने और चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल यह व्यक्ति तो 10-20 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा कत्ल किए थे और इतने लोगों को मारने की जब कहानी पता चलती है तो अपने देश के कानून भी शर्मा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि अदालत इसको फांसी की सजा तो दे देती है और फांसी पर लटका नहीं पाई और आज ये व्यक्ति तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, लेकिन इसके बारे में जब भी लोगों को पता चलता है तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए वाकई ये सुनने वाली बात है। दरअसल बात 18 जनवरी 2004 की है, जब जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी गाड़ी हायर करने की कोशिश में रहता है, यानी कि उसको किराए पर टैक्सी चाहिए थी। तो 2-4 ड्राइवरों से बात करता है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसी में से एक ड्राइवर जिसका नाम चांद खां था, वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। तो ये आदमी उससे पूछता है कि कितना किराया लोगे, हमें जाना है यूपी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ से मेरी फैमिली और बच्चे को लेकर वापस आना है, तो कितना किराया लोगे, सही सही बता दो। इस पे चांद खां बोलता है कि देखिए साहब, वहाँ तक आने जाने का किराया हम 2100 रुपये लेते हैं और आपको चलना है तो बताइए। तो आदमी बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। इतने में एक जो चांद खां था गाड़ी का ड्राइवर, वो अपने भाई को आवाज़ लगाता है। कहीं उसके भाई भी बगल में साइड में बैठा हुआ था, उसका आवाज़ लगाता है कि चलो भाई, गाड़ी बुकिंग हो गई है। और जो आदमी गाड़ी बुक कराया था वो चाहता था कि इसका भाई इसके साथ में न जाए, इसलिए वो मना करता है कि भाई मेरी फैमिली भी उधर से बैठ के आनी है, इसमें इस गाड़ी में इतनी कहाँ जगह है, कैसे बैठाओगे सबको। तो बोला कोई बात नहीं साहब, ये मेरा भाई है और कहीं दूर सफर में आना जाना होता है तो हम दोनों साथ में आते जाते हैं। तो थोड़ी सी नोकझोंक होती है दोनों में। फिर जो चांद खां था वो शराफत अली उसका भाई उसको बगल में बैठाता है और दोनों यूपी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी चल पड़ती है हापुड़ की तरफ। रास्ते में बैठे 3 लोग गाड़ी में आपस में बात भी करते हैं। गाड़ी में बात करते करते जो चांद खां था वो पूछता है कि साहब आपका नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताते हैं, महेश खंडेलवाल। इसी बीच चांद खां बोलता है कि सर, हम लोगों के दोनों भाई के जाने का कारण है कि यहाँ से कई गाड़ियाँ और ड्राइवर दोनों साथ में गायब हो चुके हैं। कितना आदमी लेके जाता है टैक्सी हायर करके, फिर ड्राइवर लौटता है ना गाड़ी लौटती है, इसलिए हम दोनों भाई जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं। रास्ते में तीनों आदमी बात करते हैं और बात करते करते लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। 2 से 3 घंटे बीतने के बाद गाड़ी पहुंचती है एक रास्ते में जगह है डोसा। डोसे जिले के महोबा एक गांव था, वहां पर पहुंचती है गाड़ी। वहां पर पहुंचती है तो गाड़ी को होल्ड किया जाता है, टॉयलेट करते हैं, कोई चाय पानी पीता है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक करते हैं लोग वहां पे। उसी बीच जो चांद खां था, शराफत अली का बड़ा भाई, वो एक स्टडी बूथ थी उसमें जाता है और अपने पिताजी को यानी कि गफ्फार खां जी को फोन लगाता है। तो बोलता है कि अबू, हम लोग ठीक हैं, अच्छे से जा रहे हैं और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारी गाड़ी बुक हुई है। और जो हमारे साथ साहब है महेश खंडेलवाल, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमें चाय पानी पिलाई, हमारी बहुत खातिरदारी की, हम लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं। तो उसके पिता यानी गफ्फार खां भी खुश होते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, जाओ वहां से छोड़ के आओ, हम लोग आपका इंतजार करते हैं। इंतजार तो करते हैं उसके पिता गफ्फार खां, पर उनके बच्चे और गाड़ी कभी वापस नहीं लौट जाते। इसी बीच 2 या 3 दिन बीत जाते हैं।
तो उनके पिता गफ्फार खान जयपुर के ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गाड़ी चलाते थे। तो वहाँ से कई बार घर पे अपने फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या हमारे दोनों बेटे आए वापस। तो घर से इनको हमेशा यही जवाब मिलता है कि ना, नहीं आए वापस। लेकिन 2 से 3 दिन होने के बाद वो सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन और अपने दोनों बेटे और गाड़ी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस में। तो मामला जंक्शन से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस मामले को जीआरपी थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। और जीआरपी थाने के इंचार्ज से मंसूर अली और महेंद्र भगत, ये दोनों मामले की जांच के नाम पर वही लिपापोती करते हैं। क्योंकि जयपुर के अंदर और जयपुर के बाहर अलग अलग थानों में लगभग दर्जनों मामलों ऐसे दर्ज थे जो टाटा सुमो के साथ ड्राइवर गया और वापस नहीं आया करके ऐसे कई मामले दर्ज थे। लेकिन यहाँ पर जो शराफत अली के पिता हैं गफ्फार खान, वो चुप नहीं बैठते हैं। वो डेली सुबह जाते हैं और थाने के बाहर बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को छानबीन और पता लगाने की गुजारिश करते हैं हमेशा रोज थानेदार से। और थाने के अंदर एक दिन इंस्पेक्शन के लिए आते हैं डीआईजी हरिश्चंद्र मीना। तो गफ्फार खान से पूछते हैं कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे। तो गफ्फार खान पूरी कहानी बताते हैं डीआईजी हरिश्चंद्र मीना जी को। तो डीआईजी हरिश्चंद्र मीना थाने के इंचार्ज मंसूर अली और महेंद्र भगत को आदेश देते हैं, इस मामले को सीरियसली जांच करो, जांच के बाद इसका रिपोर्ट सौंपो हमें। लेकिन जांच के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ एक ही क्लू था, वो था सिर्फ एक फ़ोन नंबर। और उस फ़ोन नंबर का ही क्लू मानकर पुलिस इस मामले को जांच करती है और जांच करने के लिए पहले जिस स्टडी बूथ से फ़ोन किया गया था वहाँ जाती है, वहाँ पूछताछ करती है। वहाँ पर एक बैठी महिला थोड़ी बहुत क्लू देती है और बताती है कि जिस दिन इस ड्राइवर ने यहाँ से फ़ोन किया था उसी दिन उसी गाड़ी में बैठे उस गाड़ी का मालिक ने भी फ़ोन किया था। तो ये कहानी पुलिस के लिए एक लीड बन जाती है। फिर पुलिस उस महिला से पूछती है कि वो किससे बात किया था, कहाँ पे फ़ोन लगाया था, कई तरह के सवाल पूछती है उस महिला से। महिला बताती है कि साहब जो गाड़ी में बैठे व्यक्ति हैं वो कई बार यहाँ से फ़ोन किए हुए हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो यहाँ से फ़ोन किए थे उस दिन अलीगढ़ में उदयवीर और राजू के पास, उन्हीं दोनों से बात कर रहे थे वो। और जैसे ही लगभग 1-1.5 महीने के बाद अलीगढ़ में उदयवीर और राजू के पास पुलिस पहुंचती है और दोनों को पूछताछ करती है, तो दोनों बताते हैं कि साहब जिस आदमी की आप बात कर रहे हो तो जेल में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और अपनी इधर उधर की बातों में घुमाते हैं दोनों। लेकिन पुलिस वालों की जांच सौंपी गई थी तो उन दोनों के बताए हुए पते पर यूपी के हाथरस जेल पहुंचते हैं। और जब जेल में जाके महेश खंडेलवाल से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये महेश खंडेलवाल नहीं बल्कि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। और वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ये पुलिस वालों को देखते हैं तो फुट फुट कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि साहब हमें जबरदस्ती इस बार फिर फंसा दिया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो पुलिस पूछती है कि क्या बात है, कौन फंसाया तुम्हें। तो डॉक्टर अलीगढ़ के 2 व्यक्तियों का नाम लेता है और इतनी अच्छी तरीके से पुलिस वालों को समझाता है कि वो लोग उसके बातों पर यकीन कर लेते हैं। और वो अलीगढ़ जाते हैं, उन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं और सीधा सेंट्रल जेल जयपुर लेकर जाते हैं और जेल में ले जाकर के बंद कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ और जयपुर के बीच जितने टाइम लगता है जाने में, उतने टाइम दोनों कैदी बोलते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमने कोई कत्ल नहीं की, हमने किसी को नहीं मारा। इधर पुलिस उदयवीर और राजू को खोजती रहती है। इसी दौरान एक कासगंज इलाका है, वहां पे एक नहर है, हाजरा नहर, उसमें 2 व्यक्तियों की लाश मिलती है। लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश को पोस्टमार्टम कराया जाता है और फिर लाश किसकी है उनके घर वालों को इंतजार किया जाता है। और लाश के ऊपर से जो भी सामान रहता है पुलिस अपने कब्जे में ले ली रहती है। लेकिन घर वालों को इंतजार करते करते काफी दिन हो जाते हैं, कोई नहीं आता। तो फिर मजबूरन पुलिस को लाश को दाह संस्कार करना पड़ता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद पुलिस की तरफ से वो कंबल, घड़ी और फोटोग्राफ्स जो लाश के पास से मिली हुई थी, ये सारी चीजें मंसूर अली और महेंद्र भगत के माध्यम से गफ्फार खान को दिखाया जाता है। और जब गफ्फार खान वो सामान देखते हैं, घड़ी और कंबल, तो पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब मरने वाला कोई और नहीं, मेरे दोनों बेटे ही हैं। और ये खबर सुनने के बाद गफ्फार खान की पूरी फैमिली परेशान हो जाती है क्योंकि 2 जवान बेटों की मौत उनको तोड़ के रख देती है। उधर जो जयपुर सेंट्रल जेल में बंद की थी 2 लोगों को पुलिस ने, वो दोनों लोग बार बार पुलिस के बड़े अधिकारियों को लेटर लिखते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने कोई कत्ल नहीं किया है और इस मामले को दोबारा जांच की जाए। और वो लेटर पहुंच जाती है डीआईजी हरिश्चंद्र मीना के पास। फिर हरिश्चंद्र मीना जी ने वो 2 थानेदार मंसूर अली और महेंद्र भगत को आदेश देते हैं कि
मुझे भी इसमें घालमेल लग रहा है, मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है, तो इस मामले को दोबारा जांच की जाए। फिर थाना इंचार्ज मंसूर अली और महेंद्र भगत जहां जहां से टैक्सी गायब हुई थी, यानी कि अलवर, रेवाड़ी, हापुड़, जयपुर, सब जगह जांच करते हैं और बाकायदा एक स्क्रेच भी बनवाते हैं। लेकिन स्क्रेच बनवाते हैं तो देखते हैं कि स्क्रेच के अंदर आंख, नाक, दाढ़ी, भौं, जितने भी मिलने वाली चीजें थी वो किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मिल रही थी। स्क्रेच मिलने के बाद पुलिस एक्शन लेती है और तुरंत हाथरस जेल जाकर के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करती है और साथ ही उदयवीर और राजू को भी गिरफ्तार करती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये जो कहानी बयां करते हैं उसे किसी भी इंसान की रोंगटे खड़े हो जाएगी और सन रह जाएगा। दरअसल जयपुर जंक्शन से टैक्सी को हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ही था, जो चांद खां और सराफत अली के साथ हापुड़ जाने के लिए टैक्सी को रिजर्व करता है। और जब रास्ते में जाता है तो अपने दो साथियों को यानी कि उदयवीर और राजू को फोन करता है और दोनों आते हैं, दोनों गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते में कुछ ही दूर चलने के बाद ये उदयवीर और राजू दोनों अपना अपना बेल्ट निकालते हैं और बेल्ट निकालने के बाद चांद खां और सराफत अली के पीछे से गला घोट के मार देते हैं। दोनों को मारने के बाद कासगंज हजरा नहर के पास लेके जाते हैं और उसमें फेंक देते हैं और बताया जाता है कि हजरा नहर के अंदर बहुत सारे तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। और फिर ये दोनों लाशों को मगरमच्छ अच्छी तरीके से खा नहीं पाते और दोनों लाशें पानी में बह करके नहर के किनारे आ जाती है और उसको पुलिस देखती है और फिर इंक्वायरी शुरू होती है। तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि वो BAMS का कोर्स सिवान बिहार से किए हुए थे, आयुर्वेदिक का, और उनका जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, बहुत सारे पैसे कमाए उन्होंने और उनका एक जिंदगी में एक और लक्ष्य था कि पेट्रोल पंप खोलना। इसी पेट्रोल पंप खोलने की ललक में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कुछ फर्जी लोगों के गिरोह के संपर्क में आ जाता है और ये फर्जी लोग उसका पेट्रोल पंप आवंटन कराने के लिए उससे लगभग 11 लाख रुपए ठग लेते हैं। बात 1994 की है। 1994 में 11 लाख ठगे जाने से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एकदम से बैकफुट पर आ जाता है। इस ठगी का शिकार होने के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा काफी टूट जाता है। फिर वो अलीगढ़ के अंदर ही एक गैस एजेंसी का दुकान खोलता है। फिर वहां से खरीद बिक्री शुरू होती है उसकी। इसी दौरान उसको वहां पर दो चोर उचक्के टाइप के आदमी मिलते हैं जिनका नाम उदयवीर और राजू। ये दोनों गैस का हेराफेरी का काम करते थे। फिर तीनों में बातचीत होती है। फिर तीनों आपस में सलाह करते हैं कि क्यों न एक बड़ी हाथ मारा जाए। दरअसल ये लखनऊ से सिलेंडर मंगाते थे ट्रक में भर के और वहां अलीगढ़ के अंदर महंगे दामों में बेचते थे। फिर ये लोग जिस ट्रक में गैस भर के आता था उसी को लूटने का प्लान बनाते हैं। फिर एक ट्रक वालों को अपने झांसे में फंसाते हैं और उसी हाजरा नहर के पास ले जाते हैं जिसमें मगरमच्छ थे बहुत सारे। फिर वहीं पर उसका कत्ल करते हैं और उसी नहर में उसको फेंक देते हैं। फिर इनके ट्रक को ले जाते हैं और मेरठ के अंदर कटवा देते हैं। ये पहला हत्या की थी उन्होंने लगभग 2000 में। यहां से शुरू हो जाती है इनकी कत्ल करने की कहानी और एक एक करके कई ट्रक वालों को निशाना बनाते हैं और कई टैक्सी वालों को भी निशाना बनाते हैं और सबको उसी हाजरा नहर में कत्ल करके यानी कि जान से मार करके फेंक देते थे। और डॉक्टर देवेंद्र बाकायदा मरने वालों को किडनी निकालता था और उस टाइम पे लगभग 5 या 7 लाख रुपए में बेचता था। तो इनका मारने का सिलसिला जारी हो गया। जैसे चांद अली और सराफत अली को इन्होंने मारा था और चांद और सराफत के बाद न जाने कितने लोगों को इन्होंने मारा। लगभग 27 FIR दर्ज थे, रिकॉर्ड में थे और पूछताछ के दौरान कम से कम 50 लोगों के नाम बताते हैं। लेकिन गिनती जैसे आगे बढ़ती है तो ये लगभग 150 लोगों का कत्ल किए होते हैं। सबको ले जाकर हजरा नहर के पास मारते थे, किडनी निकालते थे और बेचने के बाद हजरा नहर में इनकी लाश को फेंक देते उसी मगरमच्छ वाली तालाब में। इसी तरह कत्ल करने का सिलसिला इनका चलता रहा। कई जगह FIR दर्ज थे लेकिन पुलिस ने किसी भी मामले को सीरियस नहीं लिया और ना ही अच्छे से जांच किया। अगर किसी बड़े अधिकारी या जांच अधिकारी ने भी मामले की इस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते तो शायद इतना कत्ल नहीं कर पाते वो लोग और बहुत बेगुनाहों की जान बच जाती। फिर मामला कोर्ट तक जाती है और कोर्ट इसको 16 मई 2008 को एक ड्राइवर नरेश वर्मा के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है और 9 मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाती है। और जेल में बंद इधर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सुधारने की कोशिश कर रहा था और उसके व्यवहार से पुलिस या प्रशासन अधिकारियों को लग रहा था कि ये कोई जुर्म ही नहीं किया है। और जेल के अंदर अपनी अच्छा रवैया दिखाने के बाद
डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जेल अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ दिन के लिए पैरोल दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है। फिर इसकी पैरोल को स्वीकार की जाती है 28 जनवरी 2022 को। लगभग इसको 16 फरवरी तक पैरोल दिया जाता है और पैरोल पर बाहर आता है। बाहर आने के बाद सीधा ये BMS कोर्स सिवान बिहार से किया था, वहां जाता है और फिर वहां से ये अलीगढ़ का मूल निवासी था, अलीगढ़ जाता है। अलीगढ़ आने के बाद सीधा रुख करता है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जब चलता है तो इसको रास्ते में एक लड़की मिलती है इससे आधी उम्र की, जो विडो थी। उससे शादी करता है और दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद एक कनॉट प्लेस के लगभग कुछ ही दूरी पर एक जमीन खरीद बिक्री का काम में ठगी करने का प्रयास करता है। तभी राजस्थान के जिला कोटा से एक वीडियो वायरल होती है। वहां पे एक नर्सिंग होम है, सुधा हॉस्पिटल, वहीं से एक वीडियो वायरल होती है और वीडियो में यह बताया जाता है कि ये जो डॉक्टर है ये लोगों की इलाज के नाम पर किडनियां निकालता है और बेचता है। फिर पुलिस प्रशासन हरकत में आती है और उस वीडियो को और वायरल करती है। उस वीडियो को वायरल होने के बाद ये जहां रहता था दिल्ली के अंदर, वहीं के कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि साहब यहीं पर एक उसी शक्ल का, उसी हुलिये का आदमी रहता है, अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर रखी है इसने, और हो ना हो यही हो सकता है वो आदमी। फिर लोगों से सूचना पाने के बाद पुलिस इसको 29 जुलाई 2020 को दिल्ली से गिरफ्तार करती है और इस बार इसको जयपुर सेंट्रल जेल नहीं बल्कि दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा जाता है। और अब इस तिहाड़ जेल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि तिहाड़ जेल अपने देश का एक हाईटेक जेल माना जाता है। ये उस टाइम की बात है जब उतना CCTV कैमरे नहीं हुआ करते थे और ना ही इतना मोबाइल का वर्चस्व था। इसलिए पुलिस को पकड़ने में इनको इतना देर लगी, या ज़्यादातर पुलिस के हाथ खाली रह जाता था। लेकिन जब चांद खां और शराफत खां के पिता गफ्फार खान ने इस मामले को उठाया और सीरियसली जांच करवाया, तब जाके पूरा इसका काला चिट्ठा का पर्दाफाश हुआ। फिर ये पकड़ में आया और अभी तिहाड़ जेल में बंद है। सजा भी हो चुकी है, हो सकता है जल्दी से फांसी पर भी चढ़ जाए। तो आज की कहानी में इतना ही। कहानियों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।